हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो मेरिट बेस पे, तो ये मेरिट लिस्ट आप निकालोगे, यानी कि जो मेधा सूची बन के आएगी वो किस आधार पे बनेगी? क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्म के लिए जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे वो जाहिर सी बात है कि सीबीएसई बोर्ड वाले भी रहेंगे और जैक बोर्ड वाले भी रहेंगे। जैक से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन्हें प्रतिशत यानी परसेंट में ही उनका मार्क्स मिलता है जनरली, लेकिन जो सीबीएसई स्टूडेंट्स होते हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, उन्हें सीजीपीए में मार्क्स मिलता है। ठीक है, जैसे वो 7.2 सीजीपीए, 9.2 सीजीपीए, समथिंग लाइक दैट, यानी कि सीजीपीए में उन्हें मार्क्स मिलता है। तो ये किस तरह से मैनेज करेंगे ये लोग मेधा सूची बनाते वक्त? सेकेंड थिंग कि अगर मान लीजिए कि सेम परसेंट आता है, सेम मार्क्स आता है, तो ये लोग किसे मेधा सूची में प्रायोरिटी देंगे? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है जो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कि भाई उनका जो रिज़ल्ट, उनका जो मेरिट लिस्ट बन के आएगा वो किस आधार पर बनेगा, किसी तरह का अगर कोई गलती तो नहीं होगी उसमें। तो उन्हें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा इसी चैनल पे। एंड अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, ये आईटीआई में एडमिशन से रिलेटेड वीडियो है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बावजूद जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उसमें एक क्वेरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भाई इसमें एडमिशन लेने के लिए जो योग्यता रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि 8th वाले और 10th वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन क्या जो ग्रेजुएटेड है, जो 12th पास है, वो लोग भर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग, आयु सीमा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ताकि वैसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो एलिजिबल हैं, अपने आप को देख लीजिए कि भाई आप इस आयु सीमा के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, तभी आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली होगी। ठीक है, तो देख लीजिए आयु सीमा जो रखी गई है कि डेट 1/7/2021 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज आपका 14 होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और मैक्सिमम एज आपका 40 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 12th पास है, ग्रेजुएटेड है, सब भर सकते हैं इस फॉर्म को, सब भरने के लिए एलिजिबल है। 40 साल यानी 40 आपका एज होना चाहिए। अगर आपका 41 हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, एज लिमिट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए कि है मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय हेतु न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए वो 17 होनी चाहिए। अगर इस व्यवसाय के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो उस केस में आपका 17 एज होना चाहिए। ठीक है, और साथ में सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है, यहाँ आरक्षण दिया गया है इन्हें। और भी आयु की गणना 10th में जो आपका मार्कशीट मिला होगा उसमें जो आपका एज लिखा होगा वहाँ से होगा, या फिर जो 8 वाले स्टूडेंट है भाई 8 में आपको जो स्कूल से ये रिज़ल्ट मिला होगा, जैसे आप देख लीजिए 8वीं स्तर के व्यवसायों के लिए प्राध्यापक यानी प्रधानाचार्य जो आपके होंगे द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। जो आपको 8 या 10th में रिज़ल्ट मिला है उसके आधार पर आपका एज का गणना किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि भाई जो मेधा सूची है वो किस तरह से बनेगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपको सीजीपीए में मार्क्स मिला होगा, है ना? तो वैसे स्टूडेंट्स आप सीजीपीए को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 7.3 सीजीपीए आया है तो उसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 9.5 से अपने सीजीपीए को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके 69.35% आया है, तो यही आपका ओरिजिनल परसेंट हो गया। ठीक है, सीजीपीए आपको नहीं लिखना है, आपको परसेंट लिखना है। और उसके बाद
अगर आपका 69.35 आया है तो ऐसा नहीं है कि आप 69% सिर्फ फॉर्म में भर दीजिए या 69.4% लिख दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अक्षर को आपको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म में मेंशन करना है ताकि इन्हें मेरिट लिस्ट बनाने में आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूरी एकाग्रता एवं सही से प्रविष्ट करें। अगर कोई भी गलती पाई जाएगी उसके बाद तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि मेधा सूची किस प्रकार से आपकी तैयार की जाएगी। ये रहा, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इस फॉर्म को 8 वाले भी भर सकते हैं और 10th वाले भी। 8वीं कक्षा में जो मेधा सूची बनने वाली है 8वीं कक्षा स्तर के, उसे आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार का अंक प्राप्तांक यानी परसेंट सेम रहेगा तो उस कंडीशन में ये लोग डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जन्म तिथि देखेंगे, और दोनों में जो बड़े होंगे उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उनको मेधा क्रम में आगे रखा जाएगा जिनका उम्र ज़्यादा होगा, बड़े होंगे जो उम्र में, ठीक है। अब मान लीजिए कि परसेंट भी सेम आ गया और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है किसी स्टूडेंट का, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में ये लोग आपके नाम का पहला इंग्लिश अक्षर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नाम अमन है और किसी स्टूडेंट का नाम बबलू है, तो अमन ए से स्टार्ट होता है, बबलू बी से स्टार्ट होता है, तो अमन ए पहले आता है लेटर, तो इसको मेधा सूची में पहले रखा जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब 10वीं कक्षा स्तरीय जो मेधा सूची बनने वाली है उसके बारे में समझ लीजिए। जो 10th पास होंगे वो तो भाई 8 पे जो व्यवसाय दिया जा रहा है उसके लिए भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, और 10वीं पे जो मिलेगा उसके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, आप एक ही साथ जब फॉर्म भरोगे तो आप दोनों में टिक कर लेना, ठीक है, कि आपको आप दोनों में एलिजिबल हो और दोनों में जो व्यवसाय मिल रहा है वो आप चाहिए आपको, और वैसा ही आप कीजिएगा ताकि आपका जो यहाँ सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार 8वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों के साथ साथ 10वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों में नामांकन के लिए योग्य समझे जाएंगे। समझ में आ गया ये चीज़ आपको। यदि ऐसे उम्मीदवार 10वीं कक्षा के साथ साथ 8वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में नामांकन के लिए इच्छुक हैं तो इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में 8वीं तथा 10वीं दोनों कक्षा में प्राप्तांक अवश्य से भरा जाए ताकि उनका मेधा क्रमांक दोनों मेधा सूचियों में अंकित किया जा सके। उम्मीदवारों के लिए से इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। अगर आपको 8th वाला भी जो व्यवसाय है वो लेना है और 10th वाला भी लेना है तो आप दोनों का ही जो आपका मार्क्स होगा, परसेंट जितना आया हुआ होगा 8वीं में और 10वीं में, उन दोनों को आप फॉर्म में ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा ताकि जो मेधा सूची तैयार होगा वो 8वीं स्तर पर जो निकलेगा मेधा सूची उसमें भी आपका नाम आएगा और जो 10वीं स्तर पे निकलेगा उसमें भी आपका नाम रहेगा और इस तरह से आपका सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि आपका जो मेधा सूची तैयार होने वाला है वो किस तरह से तैयार होने वाला है और किन किन बातों का ये लोग ध्यान में रखेंगे। अगर परसेंट सेम होता है, ठीक है, और एज सेम होता है तो वो लोग आपके नाम का फर्स्ट लेटर देख करके और आपको मेधा क्रम में उसे आगे रखेंगे। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको कोई नहीं बताता है, तो मुझे लगा कि आप जैसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेने वाले हैं उन्हें ये बात पता होना ज़रूरी है कि आपका एडमिशन ये लोग किस बेसिस पे ले रहे हैं, कैसे रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सही कहा मैंने। और एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई 14 से 40 साल के बीच वाले जितने स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक कि ये चीज़ें आपको बतानी थी इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। आवेदक शुल्क आपको पता होगा कि जो जनरल EWS OBC 1 OBC 2 है उनको 400 रुपये लग रहे हैं और ST SC और सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये हैं, ठीक है। आपको आरक्षण भी मिलेगा और आरक्षण की स्थिति कुछ अलग है, तो आप ये जो इनका है इतना बड़ा सा
लिस्ट निकाला हुआ, आप इसे रीड कर सकते हैं इससे ज़्यादा जानने के लिए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस थी, वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करके कॉमेंट बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ बनाने में मुझे भी बहुत मेहनत लगती है, और मुझे लगता है कि एक वीडियो से अगर आप लोगों की मदद हो पा रही है तो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आप लोगों की सहायता आगे भी कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।